साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी और यूपीपीसीएस तथा जो अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है यूपीएससी के पुराने पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग यूपीएससी का जो 2020 का पेपर रहा है तो उस 2020 के आईएएस के पेपर को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और आयोग के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। तो ये जो प्रश्न है आपके, इससे आपको पैटर्न समझने में मदद मिलेगी और कई सारे प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और नहीं तो आपके पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हमारे पास ए सीरीज है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं। पहला है, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। ये कथन जो है आपका सही नहीं है। 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता, मतलब 6 महीने तक रख सकते हैं। दूसरा, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। ये सही है। दूसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य, ये कथन सही नहीं है। और चौथा, आधार बाद के संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये कथन आपका सही है। तो आपका दूसरा और चौथा कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में समान है? तो संविधान में संशोधन के विषय में दोनों की समान है। ठीक है, सरकार को हटाने के विषय में नहीं, क्योंकि सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नए अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा को ज्यादा अधिकार दिया गया है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संसद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे एमपी लैड्स कहते हैं, के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो चार कथन दिए गए हैं। तो पहला है, एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त हो सकती हैं। ये कथन सही है। दूसरा, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। ये कथन भी सही है। तीसरा, एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनित नहीं किया जा सकता है। नहीं, ये गैर व्यवगत होती है, नॉन लैप्सबल होती है। इस साल आपने खर्च नहीं किया तो वो अगले साल जाकर के ऐड हो जाएगी, इसलिए कथन गलत है। चौथा, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य, ये कथन सही है। तो आपका 1 2 4 गलत है। डी ऑप्शन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस समर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो देखिए, ये जो है आपका समता के अधिकार के तहत, समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 है, और जबकि अस्पृश्यता से संबंधित जो आर्टिकल वो 17 है। तो ये समता के अधिकार के तहत आ जाएगा। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आर्टिकल 23 और 24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ये आपका राज्य के नीति के निषेध तत्व द्वारा व्यादेशित है। तो देखिए, जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार। चूंकि यह संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होती है तो इसे सीमित सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? तो देखिए, इसमें उद्देश्य का, राज्य के नीति के तत्व और मूल कर्तव्य सभी के सभी जो है प्रतिबिंबित करते हैं। तो 1 2 3 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो 1 और 2। जबकि तीसरा, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नहीं, सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं। तो पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन और किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, अल्मा आटा घोषणा जो है ये लोगों के
स्वास्थ्य की देखभाल संबंधित है, परंतु हेग समझौता जो है ये जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से संबंधित नहीं है। हेग समझौता जो है ये बाल अधिकार से हेग समझौता जो है बाल अधिकार से, इसमें बच्चों और उनके परिवारों को विदेशों में अवैध, अनियमित, समय से पहले या खराब तरीके से गोद लेने के जोखिमों से बचाता है। एक प्रकार से उनके किडनैपिंग से का भी इसमें सेंस है। तो हेग समझौता बाल अधिकार। तीसरा तलानुआ समाज, ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधित है। तीसरा सही है, पहला तीसरा सही। चौथा अंडर टू गठबंधन, ये आपका बाल अधिकार से संबंधित नहीं है। ये क्या है, राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो बी ऑप्शन पढ़िए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये कल्याणकारी राज्य की उद्घोषणा करता है। निम्नलिखित, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता नहीं। ऐसा नहीं है, तो गलत है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा अन्य उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षित न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, ये भी सही नहीं है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज का। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? इसमें आप डी ऑप्शन पढ़िए, तो लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देश्य का क्या है? तो देखिए, विकल्प डी पढ़िए, संविधान का भाग होता है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है किसको? तो ये डी ऑप्शन, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विश्व प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो ये नीति सिद्धांत से संबंधित है। तो ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे? नहीं, ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय जो है आपके मूल अधिकार होते हैं, ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा ही सही है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। नहीं, देखिए, वोटिंग का अधिकार आपको 18 साल में मिल जाता है, परंतु चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो 18 साल में नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका, यदि आप पंचायत के चुनाव लड़ते हैं तो आपका 21 वर्ष होना जरूरी है। तो इस प्रकार से 18 साल की उम्र पे आप मतदान तो कर सकते हैं परंतु चुनाव नहीं लड़ सकते। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार, फिर 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। नहीं, ये स्थायी तौर पर निरर्हत नहीं होता है। ठीक है, 5 साल के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है, कथन सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, गलत है, अनिवार्य है। तीसरा, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब सदन का चलना आवश्यक है, ये सही है। पहला तीसरा सही है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। औरंग जो है, औरंग राजकोष का प्रभारी नहीं होता है। औरंग जो है ये आपका एक फारसी शब्द है जो कि गोदाम के लिए प्रयुक्त शब्द है, ऐसा स्थान जहां सामान को बेचे जाने के पहले एकत्र किया जाता है। तो पहला वाला सही नहीं है। बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था। मिराशिदार राज्य का नामित राजस्वदाता, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं। स्थावीरवादी या थेरवाद जो है ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, ये बुद्ध की व्यक्ति के रूप में पूजा करते रहे। तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा पहला सही नहीं है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण
ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? ये सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ए ऑप्शन देखिए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। इसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो यहाँ 1 फिर 2, मतलब पहले 2 है, फिर 4 है, फिर इसके बाद जो है आपका राजा भोज के दिन प्रतिहारों का उदय 1 है, और फिर गोपाल परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 3 है। तो 2 4 1 3 सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा करता है? तो यह एक विनिमय पत्र हुआ करता था। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। ये कथन सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। ये भी सही है। तीसरा, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया, नहीं, पूरे भौगोलिक क्षेत्र देश के संदर्भ में किया गया था, राष्ट्र के संदर्भ में। तो ये सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन जो है आयोग ने बाद में डिलीट कर दिया, तो उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिट्टाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये भूमाप को एक सेकंड, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडन करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह कथन था अशोक का। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। परिपूर्णता की प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? रखाबाई का मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो ये सहमत की आयु और दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन से संबंधित था, शिक्षा से नहीं। 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास होता है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था बी ऑप्शन, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बेलिजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये 1899-1900 के बिरसा मुंडा का, लॉर्ड बेलिजली के समय में। अगला है, प्राचीन भारत के विद्वानों या इतिहासकारों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पढ़नी पुष्मित शुंग से संबंधित नहीं है। आपका पुष्मित शुंग शुंग वंश का था, जबकि पढ़नी जो है मौर्य काल के विक्रमादित्य से संबंधित रहा है, मौर्य काल के विक्रमादित्य से। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे, नहीं, अमर सिंह जो है गुप्त काल से संबंधित थे, ये भी गलत हो गया। तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित रहे हैं, ये कथन आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? तो इससे संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध होता है। अगला प्रश्न है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है?
तो यह औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सही है। सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना, नहीं, ये ये एआई का काम नहीं है। तीसरा, रोगों का निदान, ये सही है। ये जो अभी आपका सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना है, ये जो अभी वर्तमान में चैट जीपीटी चल रही है, वो ये काम कर सकती है। ठीक है। तीसरा, रोग निदान एआई कर सकती है। चौथा, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, ये भी कर सकती है। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, ये नहीं कर सकती। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा था बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दृश्य प्रकाश संचार बीएलसी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, पहला, बीएलसी 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती है, ये सही है। बीएलसी को दीर्घ पराशी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है, नहीं, लघु पराशी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बीएलसी बीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, ये सही है। चौथा, बीएलसी में विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं होता है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता, ये कथन आपका सही है। दूसरा, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है, नहीं, ये अन्य विषयों में भी है। तीसरा, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि क्या कर सकता है। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, सही है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, ये कथन भी आपका सही है, तीसरा वाला। चौथा, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 3 गतिविधियां दी गई हैं कि खेत में फसल, इसमें बताना तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो पहला है, खेत में फसल पर कीटनाशी छिड़कना, कर सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, कर सकते हैं। डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वैलों के श्वास के नमूने एकत्र करके कर सकते हैं, 3 के तीनों कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो ये इवोल्व लीसा को। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, सही है। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, ये भी सही है। पहला, दूसरा सही है। तीसरा, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम प्लूरोपोटेन स्टेम कोशिकाओं को एक शुअर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो देखिए, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिक का शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, ये भी सही है। तीसरा, इन वैक्सीन में कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रिया अर्थात एलर्जिक रिएक्शन करती है, नहीं, इनमें साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही हैं? तो देखिए, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति नहीं होती है, कथन सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, ये कथन आपका गलत है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो आपका सी ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं और आपका लकड़ी का जलना, इनसे आपके बेंजीन प्रदूषण होते हैं। जबकि रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग इनसे नहीं होता है। तो 1 2 3 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं? तो देखिए, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, भारत जो है वो अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं है, तो ये उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। जबकि कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, बिल्कुल नहीं। पूंजी खाते में पूर्ण प्रबंधक बनाए रखना, ये भी नहीं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 1। यदि आप अपने बैंक खाते के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो बी ऑप्शन पढ़िए, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, ये इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, सही है? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है आयोग की तरह, तो इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी संबंधित है? तो ये कच्चे तेल की श्रेणी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? तो देखिए, गैर वित्तीय ऋण में तो देखिए इसमें परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल है, तो डी ऑप्शन। अगला है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? क्यों? क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य हैं वो घरेलू आपूर्ति का, तो जो घरेलू आपूर्ति करते हैं वो इसके सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं होते हैं। अगला है, व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, सही है। दूसरा, ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है ट्रिम्स। तो 1 2 3 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? यदि वह मौद्रिक नीति मतलब प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है तो पहला, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, सही है, ये करेगा। दूसरा, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, ये नहीं करेगा, दर को बढ़ाएगा नहीं यदि आप प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है तो। बैंक दर को घटाना था, रेपो दर को भी घटाना, ये करेगा। दूसरा वाला नहीं करेगा, तो यहां पर बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 से 5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। दूसरा, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, ये कथन आपका कार्यबल में, इसमें क्या कहा गया? कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में प्रतिशत वृद्धि नहीं, कमी हुई है, तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, सही है। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। पहला, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन शाख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रित सहकारी बैंक DCCB अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं, नहीं, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, बैंक DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, ये कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? तो देखिए, पहला पहला यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचारित करने में लगने वाली लागत को। दूसरा, यदि यह हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा तो नए कंप्यूटर की लागत को नहीं दिया जाएगा, ये इसके तहत कवर नहीं होगा बीमा के तहत। तीसरा, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। तो पहला तीसरा सही है। चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। तो 1, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही जगह, दूसरा वाला सही नहीं है, वो कवर के तहत नहीं आएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? पहला, सभी फसलों के लिए कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ये निवेश नहीं माना जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये निवेश होगा। सामाजिक पूंजी विकास, ये भी आपका निवेश होगा। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ये निवेश नहीं होगा। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, ये भी निवेश नहीं होगा। सरकारों द्वारा शीतगार जो कोल्ड स्टोरेज है उनकी सुविधाओं को स्थापित करना, ये आपका निवेश माना जाएगा। तो दूसरा तीसरा छठा अर्थात सी ऑप्शन। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? तो पहला देखिए, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन में मदद करता है, ये भी सही है। तीसरा, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी, उतनी ही अच्छी होगी। ब्याज व्याप्ति अनुपात मतलब जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऋण चुकाने की क्षमता होगी। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा या से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायकियां अर्थात सब्सिडीज, ये सभी की सभी सहायता कर रही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का भागीदार देश नेपाल रहा है, नहीं। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो सही वाला बताना था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए, फार्म संपत्तियों के रखरखाव हित कार्यशील पूंजी के लिए किया जाता है। कंबाइंड कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों या मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, नहीं। फार्म परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए ये दिया जाता है, इसके लिए। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए ये भी दिया जाता है। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार या कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना के लिए, नहीं। तो आपका पहला तीसरा चौथा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। तो देखिए, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार या वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, WPI अर्थात थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं और मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पकड़ता है, तो ये सही है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया, नहीं। WPI को नहीं अपनाया अभी। तो पहला दूसरा सही, तीसरा वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, नदी, निम्नलिखित उद्गमों पर विचार कीजिए। नदी और कहाँ जाकर मिलती है? मेकांग नदी अंडमान सागर में नहीं मिलती है, यह थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है और थाईलैंड खाड़ी प्रशांत महासागर में है, तो पहला वाला सही नहीं है। थेम्स जो है ये आयरिश सागर में नहीं बल्कि नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में गिरती है, ये भी सही नहीं है। बोलगा ये कैश्मीर सागर में गिरती है और जॉम्बेजी हिंद महासागर में, तो तीसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सभी अनाजों, दालों या तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
पर खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित नहीं होता है। तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। नहीं, ये कथन भी गलत है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो देखिए, वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र होते हैं, सही है। जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र होता है, दीर्घकालीन नहीं होता है। आरबीआई जारी करे तो दीर्घकालीन नहीं करती है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, शीघ्रावधि शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त होता है, ये सही है। तो पहला तीसरा सही। चौथा, शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है, ये गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवाजक ये परित्यागी भ्रमणकारी होते हैं, सही है। श्रमण, श्रमण जो है उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होते हैं। देखिए, ये बौद्ध धर्म संबंधित है। श्रमण बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति के उपसंपदा मतलब स्थायी सदस्यता, तो उपसंपदा की स्थिति से पहले श्रमण का दर्जा दिया जाता है, फिर 10 साल के बाद फिर देखा जाता है, फिर दिया जाता है दर्जा। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं भारत में हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए। पहला, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, सही है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये भी सही है। तीसरा, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष तक की आयु तक के ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। देखिए, इनकी जो औसत जीवन प्रत्याशा होती है 70 वर्ष, और 18 साल के बाद ये बच्चे पैदा करने में समर्थ हो जाते हैं, ये एडल्ट हो जाते हैं ये। तो तीसरा वाला गलत हो गया। चौथा, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या कहाँ पे, केरल में नहीं, कर्नाटक में है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा चौथा गलत हो गया, तो पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, पंपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये इसमें नहीं आएगा, यह आंध्र प्रदेश में है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये तमिलनाडु में ये आएगा। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल ये भी आएगा। तो कावेरी बेसिन में आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगल बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों के तीनों आएंगे। 134 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में शिलोन फ्रागमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंट मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉट क्या है, तो ये पक्षी हैं। अगला है भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकती है। आधार सड़क के निर्माण के लिए। अभी भारत की पहली इस्पात स्लैग से निर्मित सड़क कौन सी है, तो गुजरात के सूरत की है। तो आधार सड़क निर्माण के लिए हो सकता है, कृषि मृदा के सुधार के लिए भी हो सकता है, सीमेंट उत्पादन के लिए हो सकता है। तो तीन के तीनों डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनी स्थान जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो उत्तराखंड का जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर इनके संरक्षण के लिए पहल प्रारंभ की गई थी। तो ये और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों ही उत्तराखंड में, यहाँ पर इनके प्राकृतिक आवास में मिलते हैं। ये तो 1 और 2 ए ऑप्शन। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल को, इन तीनों को 1 2 3, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट को नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा अंतर्विष्ट होते हैं, सही है। दूसरा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। पहला दूसरा सही। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। खेतों में बायोचार का क्या उपयोग है। तो देखिए, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर आरंभ के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, सही है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, तो पहला दूसरा सही है। तीसरा, जब बायोचार वृद्धिकर
माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय, अब ध्यान दीजिएगा कि जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है, इसकी अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया। अब 4 अनुसूचियां, केवल पहले 6 थी, अब 4 कर दिया गया है संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से। अगला है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कादुरा तथा चौल किस लिए विख्यात है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलिंग के क्या क्या लाभ हैं? पहला, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, सही है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों की नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ये तीन के तीनों कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो कसावा का, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का, मूंगफली के बीज का नहीं, कुल्थी का भी नहीं, सड़े आलू का हो सकता है और चुकंदर का हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 5 6, 1 2 5 6, 3 4 नहीं है, 1 2 5 6 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, ये कथन आपका सही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का दाल को होता है, नहीं, ये कुल दाल उत्पादन का 40% भाग जो चना होता है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा, ये कथन गलत है, तो केवल पहला कथन सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कथन है एक फसल के बारे में, तो यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये कपास की फसल। कौन सी? कपास की फसल है। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं, ये कथन गलत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सबके लिए हो सकता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले को लिए नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों के दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। भारत में गन्ने की खेती की वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला, जब बर्ड चिप शैटलिगस को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है, कथन सही है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सिंगल बर्ड सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका मेनी बर्ड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है, ये भी कथन आपका गलत है, तो दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। चौथा, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है, ये सही है, तो आपका पहला और चौथा सही है, सी ऑप्शन। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? फसल विविधि रूपण, शिव आधिक, लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ये भी है। टेंशियोमीटर का प्रयोग, ये भी है। ऊर्ध्वाधर कृषि इसके तहत नहीं आता है, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग इसके तहत नहीं आएगा। 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? इससे देखिए कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव, सही है। रॉक फॉरेस्ट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, नहीं, ये कथन सही नहीं है। तीसरा, पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किया जा सकता है, ये सही है। चौथा, रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव, ये भी सही है, तो 1 3 4 1 3 4 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। 4 खनिज दिए गए हैं। भारत में उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं, मेजर मिनरल्स हैं?
तो इसमें देखिए, इसमें बेंटोनाइट ये नहीं है, क्रोमाइट्स, काइनाइट्स, शिलीमेनाइट है। तो 234 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ओशियन मीन टेम्परेचर ओएमटी, ओएमटी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। नहीं, 129 मीटर पे नहीं होती, 59 मीटर पे होती है। सही है, ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, ओएमटी अर्थात महासागर औसत तापमान जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ये सही है, तो पहला गलत है, दूसरा आपका सही है, तो बी ऑप्शन। अगला है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नियंत्रित होता है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है। सही है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का बायो प्रोडक्ट है। ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में डेजर्ट निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है। सही है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। ये भी सही है। तीसरा, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ये भी सही है, तो 1 2 3 तीन के तीनों सही है, तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में। ध्यान रखिएगा, सियाचिन हिमनद कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य कहाँ है? भिलसा आपका मध्य प्रदेश में है। सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, द्वार समुद्र आपका कर्नाटक के हासन जिला में है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत है। गिरिनगर गुजरात में है, गिरिनगर गुजरात में। स्थानेश्वर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में। तो पहला और तीसरा ही सही है। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण क्रिटिकल वर्गीकृत किया है। 36% नहीं, 5% को। तो पहला वाला कथन आपका गलत है, पहला कथन आपका जो है गलत है। दूसरा, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्गत हुआ है। सही है। तीसरा, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में। ये सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, जट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते। केवल लग गया है, तो ये अधिकांशतः गलत ही होता है, तो पहला गलत है। दूसरा, केवल कुछ चक्रवात के केंद्र में वताक्ष उत्पन्न करते हैं। वताक्ष मतलब आई, केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में आई उत्पन्न करते, उनकी आंख होती है। सही है ये। तीसरा, चक्रवात की वताक्ष अर्थात आई के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तारित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।